देखिए, आप में से बहुत से सीरियस एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक यूपीएससी का फॉर्म डाल दिया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो आपके पास में अभी भी काफ़ी टाइम है, आप आराम से फॉर्म को डाल सकते हैं। 21 तारीख तक का अच्छा टाइम है आपके पास में। अब बात रहती है जिन लोगों ने फॉर्म डाल दिया है उनको लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपने फॉर्म डाल दिया है तो आप इस वीडियो को एक बार ढंग से देखिए, क्योंकि आप में से बहुत से सीरियस एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को डालते वक्त बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हैं। और ये मिस्टेक आपके द्वारा नहीं, बाकायदा अगर आपने ई-मित्र से भी भरवाया है तो उनके द्वारा भी कई बार माइनर मिस्टेक हो जाती हैं, और आखिर में जाके जब हम देखते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जब फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसकी जानकारी हमें तभी पता चलती है जब हमारा एडमिट कार्ड आता है, क्योंकि एडमिट कार्ड के टाइम जब हम रोल नंबर डालते हैं तब पता चलता है कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, और रीजन ये रहता है कि हमने कोई मिस्टेक की थी फॉर्म डालने में और यूपीएससी ने हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। अगर आपने खुद अपना फॉर्म को डाला है तो एक बार इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप को आप देखते जाइएगा। हो सकता है कि आपने बहुत सारे मिस्टेक किए तो उसको आप अवॉइड कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपने फॉर्म को डालते वक्त कुछ मिस्टेक कर दी हैं तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, अभी क्या प्रोसेस होगी अपनी गलती को सुधारने के लिए। बेसिकली जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट ने की होगी वो तो या तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट को डालने में की होगी, क्योंकि यूपीएससी ने बाद में अपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि जिस भी व्यक्ति ने कास्ट सर्टिफिकेट गलत डाला है तो वो किस हिसाब से सुधार सकता है और कास्ट सर्टिफिकेट में क्या नए रूल लगे हैं। तो उसके बारे में आप इस वीडियो को जैसे देखेंगे तो आपको वैसे वो समझ में आ जाएगा। उसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाया था, आप एक बार उसको देख सकते हैं। सो बेसिकली सारी इस वीडियो की इंट्रो के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। इस वीडियो के अंदर हम ये जानकारी देखेंगे फॉर्म को डालने में कौन कौन सी गलतियाँ अगर आपने की हैं तो उनसे आपको फिर से फॉर्म को कैसे सुधारना है, और अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो आप इस वीडियो से सीखेंगे कि फॉर्म को कैसे डालना है। आई होप ये वीडियो लंबा जाएगा, पर मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट को हेल्प होगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी हम यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैं। पहले के टाइम में जो यूपीएससी का फॉर्म डाला जाता और अभी ये फॉर्म डाला जा रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है। पहले हम जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते थे तो हमारे पास में सीधा ऑप्शन आ जाता था यूपीएससी का फॉर्म डालने के लिए। अभी हमारे पास में दूसरा ऑप्शन खुल रहा है, वो है ओटीआर के लिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए, यूपीएससी ने करीब अक्टूबर के आसपास में अपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी थी कि अभी आपको यूपीएससी में एक बार अपना फॉर्म को सबमिट करना है बेसिक जानकारी के लिए। फिर आपको जिस भी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म डालना होगा तो उसमें आपको बार बार बेसिक जानकारी फिल करने की नीड नहीं रहेगी। इसके पीछे ये हो सकता है कि यूपीएससी शायद सारे कैंडिडेट की जानकारी को अपने पास में रखना चाहता है कि कितने लोग हैं जो एक साथ में तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग अभी यूपीएससी की तरफ आकर्षित है। तो उसके बारे में शायद कुछ ऐसा आइडिया होगा, आई डोंट नो। बट हम अभी इस वीडियो में ही देखेंगे कि ओटीआर को कैसे पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओटीआर से मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद में हम स्टेप फर्स्ट की तरफ जाएंगे यूपीएससी के आईएएस के फॉर्म को पढ़ने के लिए। देन आफ्टर स्टेप 2 की तरफ जिसके अंदर हमें पेमेंट करना रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस इन विच हम ओटीआर के फॉर्म को फिल करेंगे। देखिए, यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, देन आफ्टर ओटीआर। सो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक विंडो खुल जाता है जिसके अंदर देखिए अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप सीधा यहाँ पे अपना नंबर डाल कर रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ से देखिए अगर आप किस हिसाब से रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं सारी जानकारी जो मेरी पर्सनल जानकारी है उसको मैं ब्लर करके रखूँगा। सो आप थोड़ा सा इन बातों को समझिएगा, क्योंकि मैं पर्सनल जानकारी आपको नहीं बता सकता हूँ, पर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या आपको डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके नाम को डालना है जो कि आपके क्लास 10th की मार्कशीट में है। अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं है तो आप एक बार ढंग से वेरीफाई कर लीजिएगा मार्कशीट को लाके, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि गलती हम यहीं पे करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमारा सरनाम क्या है क्या नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नाम को डालना है। देन आफ्टर इसके अंदर एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपने अभी तक अपने नाम को चेंज किया है या नहीं किया है। अगर आपने किसी कारण से चेंज किया तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। यूजुअली ज़्यादातर लोगों का ना ही होगा। अब आपके जेंडर को लिख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, यूपीएससी ने इस बार ट्रांसजेंडर को भी इस वर्ड को शामिल किया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप यूजुअली एग्जाम में देखते हैं तो थर्ड जेंडर के रूप में इसको मेंशन किया जाता है। देन आफ्टर आपको आपकी जन्म डेट को लिखना है, बर्थ डेट को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बर्थ डेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपकी चीज़ों को बाद में सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी यहीं से, क्योंकि इसी के माध्यम से आपके पासवर्ड वगैरह जनरेट होंगे। आपको आपके फादर का नाम डालना है। देखिए, मैं आपको एक बार यहाँ पे बेसिक जानकारी बता देता हूँ, फिर मैं तेज़ी से इस फॉर्म को फिल करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके खुद के नाम को डालना है, बर्थ डेट डालनी है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है।
आप माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपका अभी तक चल रहा है, बाद में भी चले उसी को डालिएगा। ईमेल आईडी वही डालिएगा, ईमेल आईडी ऐसे मत डालिएगा जो बाद में काम ना करे, तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। देन आफ्टर क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, अगर आप बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो उसको किस हिसाब से लॉगिन करेंगे उसके लिए आपको एक ऑप्शन दे रहा है। इन चीज़ों को आप साइड में लिख दीजिएगा कि आपने क्वेश्चन क्या लिखा था और क्या आपको इसका आंसर आपने डाला था, ताकि अगर आप कभी आईडी भूल जाते हैं तो इसके माध्यम से आप वापस से बचा पाएंगे आपके आईडी को। देन आफ्टर आपको कैप्सा जो कोड है वो लिखना है, जो कि यहाँ पे दे रखा है उसको आपको लिखना है। सो मैं भी आधा फॉर्म फिल करता हूँ, देन आफ्टर हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप सबमिट को क्लिक करते हैं तो आपके पास में आपका फॉर्म जो आपने भरा है एक बार के लिए रीचेक के लिए आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। आप ढंग से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बार बार आपको मिस्टेक करने का मौका नहीं मिलेगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा इसको। अब जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में OTP पूछा जाएगा मोबाइल के माध्यम से और जीमेल के माध्यम से। सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी ईमेल आईडी को, आपको वहाँ पे OTP देखने को मिल जाएगी। देखिए OTR को सबमिट करने के बाद में आपको फिर से उसी सेक्शन में आना जहाँ से हमने शुरुआत में रजिस्टर करने के लिए OTR पे अप्लाई किया था। वहाँ आके आपको आपके पासवर्ड को जनरेट करना है। इसके लिए आप सिंपली अपने फ़ोन नंबर को डाल सकते हैं, वहाँ पे अपने OTP को लेंगे, कैप्सा को डालेंगे और आपके सामने सेंड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना है तो आप आपके यहाँ पे सीधे पासवर्ड को लिख सकते हैं। पासवर्ड के अंदर याद रखिएगा कि आप किस हिसाब से लिखेंगे, कम से कम 8 वर्ड होने चाहिए और क्या क्या फीचर होने चाहिए वो यहाँ पे लिख रखे हैं। मतलब कहने का मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखिएगा ताकि कोई भी व्यक्ति उसको चुरा नहीं पाए, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पार्ट सेकंड को बताऊं उससे पहले मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा इंडिया के एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ से आप UPSC की तैयारी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे कर सकते हैं, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से। मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा UPSC वाला के बारे में। UPSC वाला जो कि फिजिक्स वाला की ही एक कोचिंग है। UPSC वाला रिकमेंड करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनकी अफोर्डेबल फीस। कोई भी व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिल रहा है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। देखिए यूजुअली हम UPSC की तैयारी करते हैं तो तब हम प्रीलिम्स को फोकस करते हैं, हम GS को फोकस करते हैं, लेकिन हम कई बार CSAT को फोकस नहीं करते हैं। UPSC वाला आपकी इसी प्रॉब्लम को देखते हुए CSAT को लेकर सेपरेट अपना एक कोर्स लेकर आया है, CSAT मास्टर कोर्स, जिसके माध्यम से आप CSAT की तैयारी कर सकते हैं इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से। इसकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, करीब आप 2,500 रुपये में, करीब आप 2,500 रुपये में UPSC की CSAT की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया वे में, काफ़ी जो प्रॉपर वे के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे ये फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, फिर भी आप इस फीस को अगर कम करना चाहते हैं तो आप कोड CSAT 250 CSAT 250 यूज़ करते हैं तो आपको 250 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये कोर्स भी आपको करीब 250 रुपये में मिल जाएगा और आप CSAT की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको GS के कोर्स भी देखने को मिल जाएंगे और अगर आप GS के कोर्स में अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करते हैं तो आपको इनके GS के कोर्स जिसकी फीस 10,000 है उसमें आपको 500 रुपये हमारी तरफ से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज को भी एक बार आप देख सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए। देखिए OTR सबमिट करने के बाद आप OTR के अंदर आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने जो पासवर्ड जनरेट किए या तो फिर उससे या फिर आप OTP के माध्यम से आप स्टूडेंट पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आना है। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको UPSC का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। UPSC के फॉर्म के अंदर अगर आपको आपके OTR में कुछ चेंज करना है तो आप एक टाइम के लिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा बार आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ कमी की है, कुछ मिस्टेक किया तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है मैंने कोई मिस्टेक की नहीं है तो मुझे इसकी कोई नीड है नहीं। देन आफ्टर आपको यहाँ पे पार्ट फर्स्ट को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था UPSC का फॉर्म 2 पार्ट में सबमिट होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको आपकी बेसिक जानकारी को सबमिट करना है, सेकंड पार्ट में आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट को करना है। तो इस बात को आप समझिएगा। लास्ट डेट जो है वो है 21 फरवरी 2023। सो इससे लेट मत कीजिएगा और अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे और सीधे फॉर्म को सबमिट करने की तरफ बढ़ेंगे। सारे कैंडिडेट की जो सारी जानकारी है जो कि आपको जिस हिसाब से फॉर्म को सबमिट करना है आपकी सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप ढंग से बैठकर एक बार क्लिक पढ़ सकते हैं। बात करने के बाद में आप यस पे क्लिक करेंगे, हाँ पे क्लिक करेंगे, आप फॉर्म की तरफ बढ़ जाएंगे। आपकी जो शुरुआत की OTR वाली जानकारी है वो हर साल की तरह इस साल बार बार आपको भरने की नीड नहीं रहेगी, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे भरी हुई मिलेगी। अब आपको सिर्फ सबमिट करना है वो है आगे की जानकारी जो OTR में नहीं थी। तो अब आप ढंग से देखिएगा, चीज़ों को पढ़ते जाइएगा और आप चीज़ों को समझते जाइएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है नेशनलिटी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि OTR के बाद में जो जानकारी है इसको आप ढंग से देखिएगा। नेशनलिटी के अंदर आप भारतीय भरेंगे। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अगर नहीं है तो नहीं। अनमैरिड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आप PW कैंडिडेट है या नहीं है
मतलब कि जो PWD जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए आप येस पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नो पे सबमिट कीजिएगा। अगर आप येस पढ़ेंगे तो आपको जो कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी पूछी जाएगी कि क्या आपकी कैटेगरी क्या है, तो जो PW कैंडिडेट है उनको पता होती है, तो आप इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? सो आप OBC से हैं तो आप OBC से लिख सकते हैं, मैं OBC से हूँ। OBC में भी 2 कैंडिडेट होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो जानकारी से बताने वाला हूँ उसको आप ढंग से सुनिएगा, क्योंकि इस जानकारी के अंदर काफ़ी लोग गमी करेंगे, काफ़ी लोग मिस्टेक करेंगे, तो इसको आप ढंग से सुनिएगा तभी आपको हेल्प होगी। देखिए, OBC में 2 लेयर होती है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता, जो नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं उनको मिलता है। जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको अपना OBC का सर्टिफिकेट सबमिट करना रहेगा, वो कि सेंटर का होगा। इसको लेकर UPSC ने अपना अलग से नोटिफिकेशन भी निकाला था। सेंटर का आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके अंदर भी कमाल की बात यह है कि वो सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, यानी कि नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो अगर किसी कैंडिडेट ने अपना सर्टिफिकेट पुराना डाला है तो अभी भी टाइम है, सर्टिफिकेट को चेंज करवाइए और न्यू सर्टिफिकेट को डालिए। कैसे डालना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो उसको कैसे सुधारना है, उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा। बाकी बात रहती है कि सर्टिफिकेट के नंबर क्या होते हैं, वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा, जिस समय कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर डालने रहेंगे। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो हाँ, अगर नहीं आते तो नहीं पे क्लिक करेंगे। सो आप यहाँ पे देखा जा रहा है आपसे आपके कम्युनिटी के नंबर पूछे जा रहे हैं। सो आप इसको लिखिएगा, कब इसको सर्टिफिकेट किया गया वो सारी जानकारी आप यहाँ से लिखते जाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के जो नंबर होते हैं वो आपके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर SN करके लिखा हुआ होगा शुरुआत में। ठीक है, हर एक स्टेट का अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अंदर शुरुआत में SN लिखा हुआ आता है, उस नंबर को ही आप सबमिट कीजिएगा और आप फॉर्म को सबमिट करते जाएंगे। सो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट है काफ़ी लोगों को लेकर। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं नीचे में अपने email ID को दे दूँगा और साथ में आपको मैं Instagram ID भी दे दूँगा। अब वहाँ पे आके मेरे से सवाल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। सो मैं यहाँ पे अभी कास्ट सर्टिफिकेट को भरता हूँ और आगे की जानकारी को आपको बताता हूँ। देखिए, आप जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर डालते हैं तो आपको आगे जो पूछा जा रहा है अथॉरिटी की डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पोस्ट पे है। तो यूजुअली SDM होता है, तो आप यहाँ पे SDM डाल सकते हैं। यूजुअली SDM में होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बाकी अगर आपके स्टेट में कोई अदर रूल है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। किस तारीख को ये बना है उसको भी आप देख लीजिएगा। आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर इसकी डेट भी लिखी हुई होगी, जो कि आपको नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप उसको आप एक बार देख लीजिएगा और उस डेट को यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे अगर आप वुमेन कैंडिडेट या फिर PW कैंडिडेट या फिर ST SC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे फीस माप किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए खुलेगा जिन लोगों को इसके अंदर माफ़ी की जाएगी। देन आफ्टर आपको आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ को याद रखिएगा, अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप अपेयरिंग को मेंशन करेंगे। अपेयरिंग में वही कैंडिडेट आएंगे जो अपने डिग्री के फाइनल ईयर में हैं। याद रखिएगा, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप आपके 4th सेमेस्टर के अंदर, मतलब जो 8th सेमेस्टर होगा उसको आप लिख सकते हैं। और अगर आप BSc वगैरह कर रहे हैं तो आप आपके लास्ट ईयर को लिख सकते हैं, तो वो आपके अपेयरिंग में होगा। मैं ऑलरेडी पास होता हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी पास पे क्लिक करूँगा। फिर आप आपकी डिग्री को लिख सकते हैं, जो आपके सब्जेक्ट है उसके साथ में, जो आपकी मेन सब्जेक्ट होगी उसके साथ में। जैसे कि अगर आपने BA कर रखी है तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो आपको जो सब्जेक्ट मेंशन करनी है वो जो आपके 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है उसको मेंशन करनी है। कैसे? जैसे अगर आपके साइंस मैथमेटिक्स है, आपने BSc कर रखे, तो साइंस मैथमेटिक्स में 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स एंड मैथ। बायोलॉजी में वही सब्जेक्ट बायोलॉजी हो जाती है, केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, तो आपको उन 2 सब्जेक्ट में से किसी एक को चूज़ करना रहता है। तो मेरा जो नॉर्मल है वो मैं उसको चूज़ करूँगा। देखिए, आप जैसे ही अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपनी डिग्री को डालते हैं उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आपको किस एग्जामिनेशन में डालना है। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में डालना चाहते हैं तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में डालेंगे। सिविल सर्विस में डालना चाहते हो तो आप सिविल सर्विस में डालेंगे। सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस में डालना चाहते हो तो आप इसके ऊपर डालिएगा। यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि गलती से भी अगर आपने फॉरेस्ट सर्विस डाल दिया तो आपके बाद में ब्लंडर हो जाएगा। तो आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे आपको फिर से भी ऑप्शन दिखा जा रहा है कि आपको बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ढंग से याद रखिएगा। सिविल सर्विस अगर आपको UPSC का IAS का एग्जाम देना है तो उसको आप लिखिएगा। फिर इसके बाद में आप आपके एड्रेस को लिखिएगा, जो परमानेंट एड्रेस है उसको लिखिएगा। देखिए, आप जैसे ही आपकी बेसिक जानकारी को सबमिट करते हैं तो इसको आप ओके कर सकते हैं और आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे फिल हो चुका है। एक बार इसको आप रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपको UPSC से बाहर कर सकती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप जैसे ही आगे करेंगे तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि आप एज रिलैक्सेशन के अंदर दावा करते हैं।
मोस्ट कैंडिडेट का नो होगा। अगर आपका येस है तो आप येस कर सकते हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है और अगर आपको एज में एग्जाम्शन मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप इस पर ओके कर सकते हैं येस, बाकी यूजुअली होगा नहीं। अब देखिए, आपको आपके बेसिक जानकारी के साथ में अब आपको आपके आइडेंटिटी को दिखाना है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो जो सर्टिफिकेट डालेंगे उसके बारे में लिखना है। और यहाँ पे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होता है वो ये वाला कॉलम होता है, उसको कैसे सबमिट करना वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपकी आइडेंटिटी को डालेंगे। यूजुअली सबका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड की जो संख्या है उसको डालनी है। देखिए, आप जैसे ही आपके आइडेंटिटी नंबर को डालते हैं तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आगे के स्तर पे, वो आपसे आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज पूछे जा रहे हैं। अगर आपके परसेंटेज सीजीपी में आ रहे हैं तो आप सीजीपी में लिख सकते हैं, बाकी अगर आपके परसेंटेज इसमें आ रहे हैं तो इसको लिखिएगा। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि अगर मेरे पॉइंट में परसेंटेज बन रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर आपके पॉइंट में बन रहे हैं लाइक 90, अपन एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 75.23 आ रहे हैं, तो आप उसको 75 लिखिएगा, पॉइंट को लिखने की कोई नीड नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आगे का जो सवाल पूछा जा रहा है, आपने क्या आगे यूपीएससी का एग्जाम अभी तक दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट है कि पिछली बार मैंने फॉर्म डाला था पर मैंने एग्जाम नहीं दिया था, तो क्या मेरा अटैम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म डाला था, एग्जाम नहीं दिया है, तो आपका अटैम्प्ट अभी भी 0 है। सपोज आपने एग्जाम फॉर्म डाला था, आप एग्जाम हॉल में गए और आपने वहाँ पे साइन कर दिए, तो आप भले एग्जाम दे के आए हैं या नहीं आए हैं, अगर आपके वहाँ पे साइन हो गए हैं मतलब आपका अटैम्प्ट काउंट है। कहने का मतलब काफ़ी लोगों ने प्रीलिम्स का फर्स्ट एग्जाम दिया था, सीसेट नहीं दिया था, तो लोगों को लगता है शायद उसका अटैम्प्ट काउंट होगा। ऐसा नहीं है, अगर आपने एक भी एग्जाम दिया है तो आपका अटैम्प्ट काउंट होगा। जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म में डाला है तो आप यहाँ पे आप 0 अटैम्प्ट को लिखेंगे। देन आफ्टर जो आपसे सवाल किया जा रहा है, सेंटर के बारे में सवाल किया जा रहा है। एग्जामिनेशन का सेंटर आप क्या लिखेंगे, याद रखिएगा सेंटर आप वो रखिएगा, बाद में चेंज होने का ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो आप ढंग से सेंटर को डालेगा। जो सेंटर अवेलेबल है वो जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, जो सेंटर अवेलेबल नहीं है उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे जो सवाल किया जा रहा है, आपको आपके मीडियम को लेकर सवाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी जो यूपीएससी टॉपर फर्स्ट रैंक है उन्होंने गलती की थी, वो आप मत कीजिएगा। उन्होंने गलती से हिंदी का इंग्लिश का हिंदी कर दिया था, तो आप ढंग से इन चीज़ों को देखिएगा, गलती मत कीजिएगा। जो आपका मीडियम है उसी को आप लिखिएगा। और एक सवाल यूजुअली एस्पिरेंट से पूछा जाता है कि अगर मैं अपने जीएस के पेपर हिंदी में दूं और ऑप्शनल इंग्लिश में दूं तो क्या पॉसिबल है। देखिए, ये पॉसिबल है आपके पास में। अगर आप आपके जो जीएस के पेपर है उसको आप आपके लैंग्वेज में देना चाहते हो उसको दे सकते हैं, और ऑप्शनल को आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके जो वैकल्पिक विषय हैं उसके बारे में जानकारी पूछी गई है। वैकल्पिक विषय आप किसे रखना चाहते हैं, जो ऑप्शनल है उसको आप उसे कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शनल है उसे। फिर आपसे जो भाषा पूछी जा रही है हिंदी की, जैसे कि मेरा तो हिंदी लिटरेचर है तो मैंने सीधा हिंदी डाला है, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल कोई दूसरा है तो उसकी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी डालते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन तब पूछा जाएगा जब आपका जो जीएस की लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आपका जीएस की लैंग्वेज सपोज हिंदी होती है तो आप यहाँ पे देखिएगा आपके पास में 2 ऑप्शन आ जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहे तो आप जीएस अलग लैंग्वेज में और ऑप्शनल अलग लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो सवाल किया जा रहा है कि आप जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं तो आप नो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से शायद थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। देन आफ्टर आपकी जो लैंग्वेज होगी, जो लैंग्वेज का पेपर होगा, एक पेपर आपका इंग्लिश होगा और एक आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, तो उसके अंदर लैंग्वेज कौन सी आप डिसाइड करेंगे। आप चाहे तो रीजनल लैंग्वेज, अगर आप हिंदी चाहे तो आप हिंदी लिख सकते हैं। जो हमारे संविधान के अंदर 22 भाषा अंकित है उस पर से आप किसी भी एक भाषा को ले सकते हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। मैं इस बार इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप जैसे ही आपके फर्स्ट सेक्शन को सबमिट करते हैं तो आपके पास में एक बार ही चेकिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप ढंग से देख सकते हैं, अगर आपने किसी कॉलम को गलत किया है तो उसको आप सुधार सकते हैं। देखिए, जो आपको अभी सेंटर के बारे में जानकारी पूछी गई थी वो आपसे मेंस के सेंटर के लिए पूछी गई थी, याद रखिएगा। वो आपके प्री का सेंटर नहीं था, वो आपके मेंस का सेंटर था। बाद में आपको मेंस के टाइम में सुधारने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मेंस की लैंग्वेज को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, तो इस सेक्शन को थोड़ा सा ढंग से सुधार भरिएगा। अगर आपने मिस्टेक की है तो आप सुधार बटन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। बाकी सारे सेक्शन को करने के बाद में आप कैप्सा फिल करेंगे और मैं सहमत पर क्लिक करूँगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिएगा, ये आप एक बार भरने के बाद में आपको चेंज करने की परमिशन नहीं मिलेगी, याद रखिएगा इसको। आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका फर्स्ट सेक्शन सबमिट हो चुका है, आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। अब आपको सेकंड पार्ट फिल करना है। आप चाहे तो इसको प्रिंट निकाल सकते हैं
और मैं आपको आगे के सेक्शन में बताऊंगा सेकंड पार्ट को कैसे सबमिट करना है। देखिए, अगर आप फर्स्ट पार्ट को सबमिट करते हैं, सेकंड पार्ट को सबमिट नहीं करते तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ओवरऑल वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सो इसको हम देखते हैं। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट को कैसे सबमिट करना है उसको देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे अगर आपको कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको कैसे सुधारना है। लेकिन उससे पहले जैसे आते हैं आप यहाँ पर आके आप आपके एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका पार्ट फर्स्ट सबमिट है, लेकिन पार्ट सेकंड अभी भी अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, और आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है। इसको अगर आपको सबमिट करना है, फुल करना है, तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में फिर से आना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका फर्स्ट सेक्शन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपको ये पार्ट जो सबमिट है वो आपको दिख रहा होगा। आपको क्लिक कर रहा है, हरा क्लिक आ रहा है, मतलब कहने का मतलब वो आपका सबमिट है। अब आपको सेकंड पोर्शन में जाना है। सबसे पहले आपको फीस को सबमिट करना है, देन आफ्टर आपके आईडी को सबमिट करना है, और फिर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना है। फी को सबमिट करने के लिए आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आप ऑनलाइन नेटवर्क, ऑनलाइन डेबिट कार्ड और इसके माध्यम से आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। सो आप आगे बढ़िएंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया ऑनलाइन होता है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं जो डिसाइड करूँगा वो डेबिट कार्ड के माध्यम से करूँगा। आप चाहे तो यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। यूपीआई के अंदर कुछ शायद प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण शायद दिक्कत आ रही है। इसके कारण मैं कोशिश करूँगा कि हम डेबिट कार्ड से ही सबमिट कर देंगे। देखिए, हम अब सेकंड स्टेप की तरफ हैं। यहाँ पे हमें अपने फ़ोटो को, साइन को एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। सॉरी, साइन और सिग्नेचर तो एक ही हो गया। फ़ोटो को, सिग्नेचर को और हमारे आईडी को अपलोड करना है, जो कि आपने पहले मेंशन की थी। जैसे कि हमने आधार कार्ड मेंशन किया था, तो हमें आधार कार्ड को मेंशन करना है। देखिए, फ़ोटो के लिए हमें जो साइज़ कही गई थी वो मैक्सिमम 300 KB है और मिनिमम 20 KB है। आप अगर फ़ोन से फ़ोटो लेते हैं तो उसकी साइज़ MB में होती है, KB में नहीं होती है। तो इसकी अगर आपको साइज़ को कम करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। आप गूगल पे आइए, और आप गूगल पे आके आप डायरेक्ट लिखिए रीसाइज फ़ोटो, तो आपको बहुत सारी साइटें मिल जाएगी जो आपकी फ़ोटो के साइज़ को कम करके बता देगी। यहाँ पे आप आके फ़ोटो के साइज़ को कम कर सकते हैं अपने स्तर पे, वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, डायरेक्ट गूगल के ऊपर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप खुद आके एक बार चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर आप रीसाइज करके अपने फ़ोटो को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद में आपको प्रीलिम्स के लिए, सेंटर के लिए आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर आके आप आपके प्रीलिम्स के सेंटर को फिल कर सकते हैं, एंड लास्ट में आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप डिक्लेयर करेंगे कि आपने जो भी जानकारी दी है वो आपने एकदम सही दी है और कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। इस माध्यम से आप आगे सबमिट करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। देखिए, इस बात को याद रखिएगा, यूपीएससी का फॉर्म काफ़ी अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती हैं। उन छोटी छोटी मिस्टेक के कारण आपको लास्ट में खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम पहले से ही ध्यान देंगे, छोटे छोटे मिस्टेक से बचेंगे और अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे, वो भी ढंग से। अब बात रहती है उन एस्पिरेंट को लेकर जिन्होंने मिस्टेक कर दी है। देखिए, अगर आपने OTR में मिस्टेक की है तो OTR के अंदर तो आप डायरेक्ट जाके भी भर सकते हैं, और अगर आप फॉर्म में भी अगर आपने मिस्टेक की है तो देखिए 2-3 ऑप्शन है। अगर आपकी लास्ट डेट के बाद में भी आप, अगर हम यूपीएससी का नोटिफिकेशन में आपको खोल के बताता हूँ, यूपीएससी के इस नोटिफिकेशन के इस वाले सेक्शन में अगर आप आके देखते हैं, आप पेज नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको OTR के अंदर मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन दे रखा है, और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन दे रखा है। OTR के अंदर आप लाइफ में सिर्फ एक बार ही चेंज कर पाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, और इन छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आपको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके कारण अगर आपने मिस्टेक कर दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ढंग से पढ़ना है। अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पर आकर आप ढंग से फिल कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो 21 तारीख के बाद में देख रहे हैं तो याद रखिएगा, इस फॉर्म को आप ढंग से अगले 7 दिन के लिए भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 21 से लेकर 28 तारीख के बीच में आपके बीच में एक विंडो खुला रहेगा मॉडिफाई करने के लिए। OTR को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, और अदर देन OTR अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप शुरुआत वाले सेक्शन में आकर ही, आप जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं उसके बाद में आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है। पासवर्ड चेंज करने के बाद में आप जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेक्शन को फॉर्म सबमिट करने का आएगा, और उसके आगे ही आपके पास में ऑप्शन आएगा मॉडिफाई OTR और एडिट OTR, एंड देन आपको जो ऑप्शन आएगा वो आएगा अदर देन OTR मॉडिफिकेशन और अपडेट। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको आप अपडेट कर सकते हैं। ये विंडो आपके पास में 7 दिन के लिए खुला रहेगा। अगर आपने गलती कर दी है तो इसको आप सुधार दीजिएगा।
छोटे से मिस्टेक के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये वो सारे सेक्शन थे जहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको फॉर्म को लेकर कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक किया, आपको सुधारना है और आपसे नहीं हो पा रहा है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। इसके साथ में अगर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूँगा, आप मेरे से डायरेक्ट वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब के अलावा मैंने यूपीएससी टॉपर्स के नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। अगर आप प्रीलिम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और अगर आपको सोर्स नोट्स की नीड है तो आप टॉपर्स के नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। ये वो सारी जानकारी थी जो वीडियो के रिगार्डिंग थी। बाकी अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो आप हमसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक और कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए।